अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो गई है 15.3 और इस एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन उसने बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है कि इस इक्वेशन को हल करें। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको हल करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका वाई सी फाइंड करना है। तो वाई सी फाइंड करने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है और उस तरीके के मुताबिक आप क्या करेंगे, वाई सी फाइंड करने के लिए पहले इस नंबर को ज़ीरो के बराबर लेंगे और उसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे और डी टी को आप डी ओवर डी टी को डी ले लेंगे, क्योंकि वाई तो ज़ीरो के बराबर होता नहीं है क्योंकि ये तो सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है डी प्लस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यही नंबर, इसी नंबर को हम एफ ऑफ डी भी कहते हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू हम इधर लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई सी आ जाएगा। तो ये वाई पी का फार्मूला है। वाई पी के फार्मूले के लिए वाई पी के फार्मूले के लिए हम लिखते हैं वन ओवर एफ ऑफ डी और एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ डी, ये वाली वैल्यू जो डी प्लस फाइव की वैल्यू आई है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ डी। और यहाँ पे जो टर्म बची है, जो भी टर्म होती है y के अलावा जो भी टर्म होती है उस तरफ होती है हमेशा, और वो 15 के बराबर हो जाएगी। और क्योंकि हम d को गायब करना चाह रहे हैं तो ई ज़ीरो टी लेंगे। तो यहाँ पे ई ज़ीरो टी लेंगे तो d की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही d की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो वाई पी का आंसर आ जाएगा। तो इस वक्त वाई पी हमारे पास इक्वल हो गया है किस नंबर के, वाई सी वन ओवर थ्री के। और वाई सी प्लस वाई पी जनरल सोल्यूशन होता है। तो वाई सी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की हुई है, वो वैल्यूज़ हम वहाँ से इसकी पुट करेंगे और इसके बाद हम साथ ही वैल्यू पुट करेंगे। इसको क्लोज कर लूँ, नहीं क्लोज होता, सही है, नहीं होता तो ठीक है। तो हाँ, तो आपने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर टू चल रहा है। क्वेश्चन नंबर टू में ऐसे ही कहते हैं कि हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जो हमने भी क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया उससे मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इससे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी वाई के साथ टी इन्वॉल्व नहीं होता था। अगर वाई के साथ टी इन्वॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब ये है, अगर टी इन्वॉल्व नहीं हो रहा इसके साथ तो इसका मतलब है फिर तो ये आप वाई कॉमन कर लेंगे और कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे तो डी का एक कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। अगर डी का एक कांस्टेंट आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आप वाई सी वाली टेक्निक यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं क्या होता है। तो मैंने पहला स्टेप ये किया कि y को कॉमन ले लिया। y को कॉमन लेने के बाद y तो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ज़ाहिर है ये वाला नंबर ज़ीरो के बराबर है। इस नंबर को ज़ीरो के बराबर लिया तो d का आंसर -2t आ गया। वह ये पॉसिबल नहीं है। चले हम इसको चेक करने के लिए देखते हैं ये पॉसिबल क्यों नहीं है। तो मैंने वाई सी का आंसर फाइंड किया, वैल्यू पुट की। अब ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये वैल्यूज़ आ गई है। अब इस वैल्यूज़ को हम देखते हैं ये वाकई ये वैल्यू हमारा सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम इसको इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे वाई की वैल्यू को। अगर ये सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है फिर तो ठीक है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने इस तरह किया कि वाई की वैल्यू यहाँ पे भी पुट की और वाई की वैल्यू इधर भी पुट की। वाई की वैल्यू पुट करने के बाद डेरिवेटिव लिया इसका, तो सी कांस्टेंट है बाहर आ गया। तो ई का डेरिवेटिव ई होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ टी होता है। तो टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव बराबर होता है 2t के। तो ज़ाहिर है फिर इसका 2t मैंने लिखा तो एक 2 पहले से था उसके पास, तो ये हो गया -4t। और दूसरी तरफ तो डेरिवेटिव लेना नहीं है, वो तो सीधी सी वैल्यू वाई की आपने यहाँ पे पुट कर ली है, वाई की वैल्यू पुट कर ली। अब हमने देखा इसमें से सी भी कामन है, सी वन भी कामन है, टी भी कामन है और टू भी कामन है। तो जो नंबर कामन थे कामन ले लिए, तो बाकी ये आ गया
-2 + 1, तो -2 + 1 इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए ज़ीरो नहीं है क्योंकि ये वाली टेक्निक यहाँ पे नहीं लग सकती, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को दूसरी टेक्निक के साथ ट्राई करते हैं। दूसरी टेक्निक कहती है कि अगर आप सारे y की वैल्यूज़ और सारी x की वैल्यूज़ एक तरफ कर सकते हैं तो इस टेक्निक को कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो मैंने क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन को इस तरह लिखा मैंने, सबसे पहले इस नंबर को मैं इस तरफ लेके आया, तो ये इस तरह लिखा जा सकता है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये वाला डी टी इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हमने चेक करना होता है कि क्या आया ये सारे वाई वाई के पास जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैंने देखा है कि सारे वाई इधर जा सकते हैं, तो इस वजह से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमारे पास यहाँ से पता चलता है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एप्लीकेबल है। अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एप्लीकेबल है तो फिर दोनों तरफ इंटीग्रल लिया जाता है, तो दोनों तरफ इंटीग्रल लिया तो 1/y, 1/y का मतलब होता है नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो y का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y विच इज इक्वल टू 1। अगर फंक्शन हो, अगर फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मिल जाए, अगर फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव लें तो वो ऊपर मिल जाए, शर्त ये है कि उस फंक्शन की पावर 1 हो। जैसे 1/1 की पावर 1 है, अब ये फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ y में, ये इसका फार्मूला है। तो लिहाजा अगले स्टेप में इसको log ऑफ y तब लिखा गया है, और यहाँ तो आसान सा फार्मूला है, t की पावर 1 है तो 1 + 1 2 होता है, वो 2 डिवाइड में भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास log में आंसर आ गया, तो y की वैल्यू हमें चाहिए, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एंटी log लगाना पड़ेगा। तो एंटी log लगाने की सूरत में क्या हुआ कि e की पावर में इस तरफ वाला नंबर भी और इस तरफ वाला नंबर भी, दोनों ये भी और ये भी, दोनों नंबर e की पावर में आ गए, तो इसलिए अगले स्टेप में ये लिखा हुआ है कि e की पावर ऑफ log ऑफ y एंड e की पावर ऑफ -t² + c। तो अब अगर आप गौर करें ना, तो आप यहाँ से प्लस है तो आप इसको 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, ऐड हो तो हम उसको अलग भी लिख सकते हैं। तो e पावर c एक कांस्टेंट है, तो उसको मैंने a के बराबर लिख लिया कि दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय a। नाउ दिस इज आवर सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, तो इस क्वेश्चन में भी ये देखें, यहाँ पे आप वाई सी और वाई पी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वाई के साथ दोबारा टी मल्टीप्लाई हो गया। अगर ये टी ना होता तो फिर वो टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पे अब हम वाई सी और वाई की टेक्निक नहीं लगा सकते, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ट्राई करते हैं। तो इस नंबर को पहले स्टेप में हम इस तरफ लेके गए, जैसे ही इस नंबर को इस तरफ लेके गए तो ये माइनस हो गया, इस तरफ आने के बाद ये माइनस हो गया, तो इसलिए ये माइनस में लिखा है। अगले स्टेप में आपने डी टी को भी इस तरफ लेके जाना है, तो आप डी टी को इस तरफ लेके गए तो ये डी टी हो गया। और अब हम ये देखते हैं कि क्या हम y और t के नंबरों को अकेला कर सकते हैं कि नहीं। अगर अकेला कर सकते हैं तो एप्लीकेशन ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एप्लीकेबल होगा, तो अगर नहीं कर सकते तो फिर नहीं एप्लीकेबल होगा। तो अभी अलग कर सकते हैं तो एप्लीकेबल है। अब मैंने दोनों तरफ, जब भी एप्लीकेबल होता है तो दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ इंटीग्रल लेते हैं। तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 2/3 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 2। तो ये डी वाई आप इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये डी वाई मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ इंटीग्रल आ जाएगा। और क्योंकि अब यहाँ पे मसला बन गया कि क्या नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, मतलब है d/dy, वाई के साथ क्यों डेरिवेटिव लें, क्योंकि यहाँ पे dy है तो डेरिवेटिव y के साथ ही लेना है। तो 1 - 2y का डेरिवेटिव भला किसके बराबर हो सकता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के।
और y का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा 1 के, तो 2 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू -2। मतलब है फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए तो वो -2 है। तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन में अलाउ होता है कि कांस्टेंट नंबर को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव आया था उसका -2 आया था, तो ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की इजाज़त होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस कांस्टेंट नंबर को जो -2 आ रहा था मल्टीप्लाई भी किया और इसको बाय डिवाइड भी किया। अब आप अगर और करें तो आप देखें नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम ऐसे फंक्शन को log में लिखते हैं। और दूसरी तरफ t की पावर 1 है तो 1 का इंटीग्रल वाला किसके बराबर होगा, t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 होता है, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, जैसी इंटीग्रेशन ख़त्म होती है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो ये log में लिखा गया, लेकिन हमें तो y का आंसर चाहिए, तो सबसे पहले -1 डिवाइड बाई 2 को उधर लेके जाना है। उधर लेके जाने का मतलब है -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी -2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी -2 से मल्टीप्लाई किया। तो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला 2 जो है इस वाले 2 के साथ आके कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -t² हो जाएगा और ये -c हो जाएगा, 2c हो गया। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू ज़रूरत है तो हमें एंटी लॉग लगाना है। एंटी लॉग का मतलब है कि इस तरफ जो नंबर आए हैं आपने उनको e की पावर में लिखना है, इसका मतलब एंटी लॉग होता है। तो जैसे ही मैंने इनका एंटी लॉग लिया तो ये आ गया log ऑफ दिस नंबर एंड एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। और क्योंकि एंटी लॉग का काम ही है कि लॉग को ख़त्म करे, तो यहाँ से लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉग हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये लॉग कैंसिल हो गया, तो ये 1 - 2y बच गया। और यहाँ पे हमें पता है बेस एक जैसी है तो हम इसको डिफरेंट लिख सकते हैं। तो मैंने इसको डिफरेंट लिखा और ज़ाहिर डिफरेंट लिखने के बाद बेस सेम की तो ये a आ गया। अब मुझे सिर्फ y चाहिए तो 1 को मैं इस स्टेप में इधर लेके गया तो -1 हो गया और ये वाला 1 इधर आ गया, -1 हो गया और ये आपके पास -2 बच गया। तो हमें तो y चाहिए, तो -2 को इधर भी डिवाइड किया, इधर भी -2 को डिवाइड किया, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसकी इनिशियल कंडीशन भी थी इस क्वेश्चन में, साथ लिखा हुआ था कि ये क्वेश्चन की इनिशियल कंडीशन है व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1। t की जगह 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे y की जगह 3 डिवाइड बाई 2 पुट किया। तो e की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो ये हो गया -1 डिवाइड बाई 2 और उसके बाद ये वाला 1 डिवाइड बाई 2 इस तरफ आ गया, तो ये हो गया हमारे पास, हाँ, -1 डिवाइड बाई 2 इधर आने के बाद अगले स्टेप में आपने ये किया, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो इन दोनों का एलसीएम आता है 3 -1 डिवाइड बाई 2। तो ये जो डिवाइड में 2 आ रहा है उस तरफ जो 2 है उससे कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच गया क्या, बच गया 3 -1 इज इक्वल टू -a। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 2, लेकिन a का आंसर क्या आ जाएगा -2। पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1 वेयर a is constant. So putting this value we get our result. This result is called the solution of problem number 3। प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहा है कि आप इसको हल करें, तो दोबारा हमने क्वेश्चन को देखा तो ये YC और YP के मेथड से हल नहीं हो सकता। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ट्राई की, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ट्राई करने पे पता चला कि हाँ हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर सेपरेट कर सकते हैं तो फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो आपने दोनों तरफ इंटीग्रल लेना है। तो आपने इस इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रल लिया तो हमारे पास इक्वेशन इस शक्ल में कन्वर्ट हो गई। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन सोचनी है। तो ये फंक्शन है, क्या ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन है, क्या ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो ऊपर तो हमारे पास 1 था तो -1 चाहिए था, क्योंकि हमारे पास हमें पता है
कि 5 माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भला किसके बराबर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट और वाई का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे -1 से इसलिए मल्टीप्लाई भी किया गया है और -1 से डिवाइड भी किया गया है। और इस तरफ इंटीग्रेशन है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, so this is equal to 3 and this number is also equal to 3, so t क्यूब डिवाइड बाई 3 हो गया। और इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, माइनस ये वाला इसी तरह बाय रुका हुआ है। अब फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम इसको लाग में लिखते हैं, इसलिए इसको लिखा हुआ है लाग ऑफ 5 माइनस वाई। लेकिन हमें y का आंसर फाइंड करना है तो पहले स्टेप में मैं इस तरह करता हूँ, माइनस को इधर लेके आता हूँ, तो माइनस इधर आएगा तो दोनों की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ऐसे ही होता है। अब एंटी लॉग लगाएंगे तो तब आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो एंटी लॉग क्या करता है, ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर भी इसको पावर में लिखेगा। तो जैसे ही इसने इसको पावर में लिखा तो ये वाला नंबर हो गया लाग की शक्ल में, और क्योंकि लाग एंटी लाग को कैंसिल करते हैं तो ये इस नंबर के बराबर आ गया। आप इन दोनों को प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकती हैं। अगले स्टेप में आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट में से जो दूसरा नंबर है उसको कांस्टेंट लिया। अब भी माइनस वाई है क्योंकि 5 इस तरफ आया है, ये जो 5 नज़र आ रहा है, हम अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, तो वो -5 हो गया इस तरफ आके। लेकिन क्या करना है, हमें y की वैल्यू चाहिए तो -1 इधर लाएंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा। इसमें इनिशियल कंडीशन भी है, क्या इनिशियल कंडीशन है, when t is equal to 0 y is equal to 6, now putting t is equal to 0 into equation number 1 we have 6 is equal to minus a e power 0 plus 5, तो 5 इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा, और e पावर 0 1 होते तो -a हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -a, लेकिन हमें तो a की वैल्यू चाहिए होती है, सो a इज इक्वल टू -1। पुट दिस वैल्यू इनटू आवर इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इनटू आवर इक्वेशन नंबर 1 we get our required solution। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि ये नंबर है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हल हो सकती है नॉर्मल तरीके से, मतलब वाई सी प्लस वाई पी अगर आप फाइंड करेंगे तो ये हल होती है। आप पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप इस तरह करेंगे कि इस वैल्यू को आपने क्या करना है, पहले स्टेप में आपने ये करना है कि ये इस नंबर को उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो जैसे ही दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इस तरफ सारे वाई वाले नंबर बच जाएंगे, नज़र भी आ रहे हैं कि ये सारे वाई वाले नंबर बच गए हैं। तो यहाँ से आप पहले वाई सी फाइंड करेंगे और फिर आपने उसको लेके वाई पी फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, और उसके बाद इनिशियल कंडीशन लगानी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें इनिशियल कंडीशन नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन के ऊपर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लगा सकते। लेकिन हमें पता है कि यहाँ y के साथ कहीं पे t नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसका मतलब है हम यहाँ लगा सकते हैं वाई सी और वाई पी वाली टेक्निक। तो वाई सी के लिए इस नंबर को 0 के बराबर लेते हैं, हमने इसको 0 के बराबर लिया और y को कॉमन किया, y तो 0 नहीं होता तो d प्लस 1 0 हो जाएगा, और इसी नंबर को f ऑफ d कहते हैं। दिस नंबर इज आल्सो कॉल्ड f ऑफ d, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये आ जाएगा हमारे पास d की वैल्यू -1, और लिखने का तरीका होता है वाई सी इज इक्वल टू c1 e पावर जो d की वैल्यू होती है वो -1t। तो हमने क्या किया, वाई पी के लिए शुरू किया, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू होती है ये डी प्लस 1 ये एफ ऑफ डी की वैल्यू होती है। और इस तरफ जो भी नंबर होता है जिसके पास वाई नहीं होता तो ये वाई के बगैर एक ही नंबर है जिसका नाम टी है, लिहाजा एफ ऑफ टी टी के बराबर हो जाएगा और ये डी प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम
ई की पावर 0t नहीं लिख सकते, क्योंकि एक टी पहले से मौजूद है। इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वहाँ पे हम 0t लिखते थे। वो इसलिए लिखते थे कि हमारे पास नंबर कांस्टेंट होता था, टी नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे अब टी है तो अब आप यहाँ पे 0t नहीं ला सकते। अब आपको यहाँ पे बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी। टी की पावर 1 है तो आपने 2 टर्म्स तक बाइनॉमियल एक्सपेंशन ओपन करनी है। तो टी की पावर 0 होती तो एक टर्म तक बाइनॉमियल एक्सपेंशन ओपन करते, तो मैंने ये 2 टर्म तक बाइनॉमियल एक्सपेंशन लिखी। एन की जगह वैल्यू पुट की -1, इसको ऊपर लेके गया -1 हो गया। तो ये फार्मूला लगता ही था भाई, जब 1 + x होता है तो ये 1 + x की फार्मूला पूरा है। लिहाजा बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगा दी, 2 टर्म्स तक लगा दी। वैसे 3 टर्म्स तक लगाइए, लेकिन लगानी 2 ही टर्म्स तक है। तो 2 टर्म्स तक लगाएंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तीसरी टर्म आप लोगों को बताने के लिए मैंने छोड़ी है, क्योंकि टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव, डी स्क्वेयर का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ टी। तो डेरिवेटिव ऑफ डी टी का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ टी इज इक्वल टू 1। डी स्क्वेयर का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 है तो सेकंड 0 हो जाएगा। तो ये आगे जितने डेरिवेटिव हैं सारे 0 हो जाएंगे, और डी टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। दिस इज t-1, और ये वाई पी का आंसर आ गया। वाई पी और वाई सी को आप ऐड करेंगे तो ये आप लोगों के पास चैनल सोल्यूशन बन जाएगा। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज थी 15.3। आप इस तरह एक्सरसाइज को जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आप उसको ट्राई करें, ताकि आप लोग कल जो फ़ौरन क्विज़ होगा, तो पहले तो मैंने एक ही क्वेश्चन क्विज़ में दिया हुआ था, तो अब 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, और फिर यहाँ से ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्विज़ में कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।